नमस्कार। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का जो हमारा पिछला लेक्चर था उसके अंदर हमने वेरियस कपलिंग स्कीम स्टडी की थी किसी भी एटम के अंदर अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो उसके लिए। ठीक है, तो पहले तो हमने जाना था 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, फिर उसके बाद कपलिंग स्कीम हमने 2 इलेक्ट्रॉन के केस में स्टडी किया। तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन के केस में क्या था कि 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। पहली बात तो ये होती है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उन्हीं के कारण ही हमें कुछ ना कुछ रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम मिलती है। ठीक है, और वो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम किस लिए मिलती है कि हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी डिफरेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होती है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम होती है। ठीक है, तो उनकी जो एंगुलर मोमेंटम है ऑर्बिटल और स्पिन है वो अलग अलग तरह से उन दो जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इंटरेक्शन शो करते हैं और उसी की वजह से हमें एल एस एल एल और एस एस कपलिंग और जे जे कपलिंग हमें देखने को मिलती है। 4 टाइप की कपलिंग हमने पिछले लेक्चर के अंदर जानी थी। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज का जो आर्टिकल है वो है इंटरेक्शन एनर्जी इन एल एस कपलिंग। 2 कपलिंग होती है, एक तो एल एस कपलिंग एंड जे जे कपलिंग जो मेन कपलिंग होती है उसके लिए हमें इंटरेक्शन एनर्जी निकालनी है। तो जो आज का आर्टिकल है उसमें हम इंटरेक्शन एनर्जी निकालेंगे किसके लिए, एल एस कपलिंग, इंटरेक्शन एनर्जी फॉर एल एस कपलिंग। और जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा उस लेक्चर के अंदर हम जे जे कपलिंग के लिए इंटरेक्शन एनर्जी वो कैलकुलेट करेंगे। तो जो आज का लेक्चर है पूरा डेरिवेशन ही है और कुछ नहीं है। इंटरेक्शन एनर्जी का मतलब क्या है कि जो एल ऑर्बिटल है या फिर एस ऑर्बिटल है उनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसकी वजह से कितनी एनर्जी होगी और उसी एनर्जी की वजह से हमें स्पेक्ट्रा के अंदर स्प्लिटिंग मिलती है। जैसे डबलेट के अंदर ट्रिपलेट के अंदर आगे स्ट्रक्चर है वो फर्दर स्प्लिट होता है, तो उन स्प्लिट हुई स्ट्रक्चर वो स्प्लिट हुए स्पेक्ट्रा के बीच में जो टर्म सेपरेशन हम निकालते हैं कि उनके बीच में स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कैलकुलेट करते हैं जिसके हम टर्म सेपरेशन का नाम देते हैं या फिर टर्म सिंबल भी कह देते हो। और जो टर्म सिंबल होता है वो क्या होता है, एक प्रकार की एनर्जी ही होती है। जो एनर्जी को अगर हम एच सी से डिवाइड करते हैं टर्म सिंबल आ जाता है, जिसे टर्म सिंबल टी इज इक्वल टू एनर्जी बाय एच सी लिखते हुआ। ठीक है, डेल्टा टी से टर्म सेपरेशन की 2 स्पेक्ट्रल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है किसी हाइपोथेटिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में, तो ये 2 स्पेक्ट्रल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है इसे टर्म सेपरेशन डेल्टा टी कहते हैं। और ये उन दोनों स्पेक्ट्रल लाइन के बीच की जो एनर्जी होती है वो डिवाइड बाय में एच सी होता है। ठीक है, तो एच सी बाय ई बाय एच सी टर्म सिंबल या फिर टर्म सेपरेशन कहते हैं। वही हमने कैलकुलेट करना है भी एल एस कपलिंग के अंदर इंटरेक्शन एनर्जी कितनी रहेगी। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम क्या जानेंगे, जे जे कपलिंग की वजह से इंटरेक्शन एनर्जी। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन है बेसिक फिजिक्स से वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो आपको मिलते रहें। ठीक है, इसमें आर्टिकल में इंटरेक्शन एनर्जी में कंप्लीट पूरा डेरिवेशन ही है, तो मैं जो स्टेप वाइज है वो आपको समझाता जाऊंगा। ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर स्टेप्स है सारे लिख दूंगा, डेरिवेशन है वो कंप्लीट लिख देता हूं अभी, और हर एक स्टेप है वो समझाता जाऊंगा भी किस तरह से आपका स्टेप है वो आया, जो डेरिवेशन है वो किस तरह से हुई है। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ एल एस कपलिंग इज टू बी डिराइव्ड। तो जब हमने वो आर्टिकल किया था स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एंड डबलेट टर्म सेपरेशन का, उसके अंदर हमने डबलेट टर्म सेपरेशन निकाली थी, टर्म सिंबल निकाला था। तो अगर आपको ध्यान में हो तो हमने डेल्टा टी की वैल्यू यही निकाली थी। ये 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का केस था उस टाइम में, जब 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था ना, पिछले लेक्चर में शायद था स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन जिसके अंदर डबलेट टर्म सेपरेशन वगैरह हमने कैलकुलेट की थी। तो उसके अंदर ये डेल्टा टी की वैल्यू हमने निकाली थी, ये वैल्यू। ठीक है, पूरी की पूरी r इंफिनिटी अल्फा स्क्वायर z की पावर 4 डिवाइड बाय में 2n क्यूब l इनटू में l + 1/2 इनटू l + 1, और यहां पे था मल्टीप्लाई में इसके पूरे j * j + 1 - l * l + 1 - s * s + 1। ठीक है, तो ये जो पूरी क्वांटिटी है ये डेल्टा टी टर्म सेपरेशन हमने 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के केस में डिराइव किया था इसको। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसको हमने कांस्टेंट का नाम दिया था a, और जो j * j + 1 है इसको j स्टार लिख सकते हो क्योंकि j स्टार की वैल्यू होती है वो √j * j + 1 होती है। ठीक है, इसी तरह से l स्टार की वैल्यू l * l + 1 होती है √ और s स्टार की वैल्यू होती है √s * s + 1, तो उसका हमने स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसको a से रिप्लेस कर दिया। तो कोसाइन लॉ लगाने के बाद हमारा क्या वैल्यू आई थी, कोसाइन लॉ लगाया था इसके अंदर। कोसाइन लॉ लगाने के बाद j स्टार स्क्वायर को हमने लिखा था l स्टार स्क्वायर प्लस s स्टार स्क्वायर प्लस 2l स्टार s स्टार cos l स्टार s स्टार। तो जो l स्टार और s स्टार के बीच में यानी कि ये एंगुलर मोमेंटम है, जो j स्टार है ना ये एक एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम या फिर रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम, और l स्टार होता है ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, s स्टार स्पिन एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है एंगुलर मोमेंटम, और जो ओनली s ओनली l ओनली j ये क्वांटम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो क्वांटम नंबर और स्टार के अंदर डिफरेंस आप समझ जाना
कि जो ये तो होता है जे स्टार से डिनोट करिए तो एक एंगुलर मोमेंटम का फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि जो हम पी एल लिखते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये क्या होता है अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन और साथ में एच कट आता है। एच कट एक कांस्टेंट होता है और एल और ए क्वांटम नंबर है, तो इसको हम एल स्टार से रिप्लेस करके एच कट लिख देते हैं, एल स्टार इंटू एच कट। तो एल स्टार ही एक प्रकार का एंगुलर मोमेंटम का यहाँ पे काम करता है, इसलिए हम इसको एंगुलर मोमेंटम लेते हैं। तो जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बीच में जो एंगल होता है उसका कोसाइन लेना है हमने, ठीक है, समझ में आया। तो अब ये समझते कई बार ये दिक्कत होती है एल स्टार एस स्टार की प्रोडक्ट यहाँ पे क्यों लिया है, बट जो एल स्टार और एस स्टार की प्रोडक्ट नहीं है ये एल स्टार जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और एस स्टार जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, उन दोनों एंगुलर मोमेंटम के बीच का जो एंगल है उस एंगल का कोसाइन फॉर्म हमने लिया है, ठीक है। तो ये जो कोसाइन लॉ लगाने के बाद जे स्टार वगैरह ये हमने लिख दिया। तो ये था ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के केस में। तो हम यहाँ क्या क्या कर सकते हैं यहाँ से कि ये दोनों क्वांटिटीज को हम इस साइड लेके आए, माइनस में एल स्टार का स्क्वायर माइनस में एस स्टार का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा इसके, और डिवाइड वाले टू को हम इस साइड ले आते हैं। तो ये जो पूरी क्वांटिटी ये आ गई, इसको इसका ये रिप्लेस कर सकते हैं हम। तो डेल्टा टी एल एस की वैल्यू कितनी आएगी, ये लिख देता हूं डेल्टा टी एल एस, जो ऑर्बिटल और स्पिन के बीच में इंटरेक्शन की वजह से जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन हम जानते हैं वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के केस में, वहां से आई ए और साथ में एल स्टार एस स्टार कोस एल स्टार एस स्टार, ठीक है। इतनी वैल्यू आ गई टर्म सेपरेशन की। इसका हमने आगे फर्दर यूज करना है टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन के केस में। अब टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन का केस है तो उसके अंदर क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन की अपनी स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगी एक और उसकी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसकी एक अपना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा, आपस में इंटरेक्शन शो करेंगे। तो उनका 6 तरीके से वो आपस के अंदर इंटरेक्शन शो कर सकते हैं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है जिसका एंगुलर मोमेंटम L1 है और S1 है, एंगुलर मोमेंटम मतलब एल स्टार से डिनोट कर देते हैं, L1 स्टार और S1 स्टार। दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए L2 स्टार और S2 स्टार। L2 क्या है, स्पिन, L2 स्टार है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और S2 स्टार है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो ये आपस के अंदर किस तरह से इंटरेक्शन शो कर सकते हैं कि इनकी जो इंटरेक्शन मिलेगी वो बनेगी, एक तो एंगुलर मोमेंटम की पहली इंटरेक्शन S1 की S1 स्टार की S2 स्टार के साथ, सेकेंड इंटरेक्शन L2 स्टार की या फिर लिख सकते हो आप L1 स्टार की L2 स्टार के साथ इंटरेक्शन। थर्ड बनेगी वो इंटरेक्शन कैसी बनेगी, L1 स्टार की S1 स्टार के साथ। चौथी बनेगी L2 स्टार की S2 स्टार के साथ इंटरेक्शन। पांचवी जो इंटरेक्शन बनेगी वो कितनी बनेगी, L1 स्टार की S2 स्टार के साथ। और छठी बनेगी L2 स्टार की S1 स्टार के साथ। ये इंटरेक्शन होगी या फिर कुछ और ही होगा, आप बता सकते हो कुछ और इंटरेक्शन हो सकती है क्या इनकी, कि S1 की हमने मान लिया S2 के साथ इंटरेक्शन होगी, ठीक है, S1 की S2 के साथ, S1 की L2 के साथ भी आ गया, S1 की L1 के साथ भी आ गया, इस तरह से L2 की S2 के साथ, L2 की S1 के साथ और L2 की L1 के साथ। ये सारी इंटरेक्शन, ये 6 तरफ से इंटरेक्शन शो हो सकती है, ठीक है। तो ये 6 की 6 इंटरेक्शन होगी। अब इन 6 इंटरेक्शन के अंदर से हमने कौन सी इंटरेक्शन एनर्जी है, वो कौन सी इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी हमें मिलेगी, कौन सी इंटरेक्शन की वजह से टर्म सेपरेशन हमें मिलेगा, वो जानना जरूरी है। और टर्म सेपरेशन हम इसकी हेल्प से निकालते हैं। इनके अंदर इस जो ये फॉर्मूला हमने निकाला है ना, ए एल स्टार एस स्टार कोस एल स्टार एस स्टार, तो इनकी वजह से हम इसमें टर्म सेपरेशन के अंदर इनको इंटरेक्शन को रिप्लेस कर सकते हैं कि एल और एस की जगह S1 आएगा या S2 आएगा, L1 आएगा या L2 आएगा, वो इंटरेक्शन होगी, उसी तरह से उसका टर्म सेपरेशन होगा। तो हम अभी जानते हैं। तो जो ये 6 तरह की जो कपलिंग हम कह रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 तरह की कपलिंग है भी, दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन और ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो पहली और दूसरी कपलिंग है, जो पहली और दूसरी इंटरेक्शन है जिसके अंदर पहले इलेक्ट्रॉन की स्पिन दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन के साथ इंटरेक्शन करती है और पहले इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल और दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ जो इंटरेक्शन होती है, तो वो इंटरेक्शन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है, यानी कि ये प्रीडोमिनेट करती है इस तीसरी और चौथी के ऊपर, कि पहले का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और पहले की ही स्पिन जो एंगुलर मोमेंटम है वो एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन करती है उससे ज्यादा इफेक्टिव स्पिन की स्पिन के साथ और ऑर्बिटल की ऑर्बिटल के साथ होती है। बट जो 5th और 6th है ये दोनों नेग्लिजिबल या फिर कह सकते हो आप, इनका जो इफेक्ट है वो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल के अराउंड होता है इनका इंटरेक्शन। तो इसलिए हम इनकी वजह से जो टर्म सेपरेशन टर्म एनर्जी आती है उसको हम नेग्लिजिबल या फिर जीरो कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो अब पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी, इन चारों की वजह से हम टर्म सेपरेशन जो अभी फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था डेल्टा टी की वैल्यू,
जिसके अंदर कांस्टेंट ए और L1 S1 cos L1 S1 स्टार ये था। तो उसके अंदर हमने इनके हिसाब से कपलिंग के हिसाब से L1 L2 को पुट कर दिया। डेल्टा T1 आया इस पहली के लिए जिसके अंदर S1 स्टार मतलब पहले इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंगुलर मोमेंटम के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, तो उसके लिए टर्म सेपरेशन की वैल्यू ये आई, A1 उसके अंदर कांस्टेंट अलग से आएगा। ठीक है, तो S1 स्टार S2 स्टार cos S1 स्टार S2 स्टार। ठीक, अब डेल्टा T2 है जिसके अंदर L1 L2 का आएगा, तो L1 L2 ले लिया। इस तीसरी के अंदर है L1 S1, तो L1 S1 ले लिया। और चौथी है L2 S2 के बीच में इंटरेक्शन, तो L2 S2 ले लिया। तो ये लिखने में तो आपको मतलब कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, तो उसके अंदर सिंपल वैल्यू पुट करनी है। भी इंटरेक्शन के हिसाब से ऑर्बिटल की स्पिन के साथ है, स्पिन की स्पिन के साथ है, ऑर्बिटल की ऑर्बिटल के साथ है। ठीक है, तो अब क्या आता है कि जो स्पिन होती है इलेक्ट्रॉन की कि जो S1 एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन है ना, S1 स्टार एंगुलर मोमेंटम स्पिन एंगुलर मोमेंटम और दूसरे की S2 स्टार एंगुलर स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये दोनों प्रिसिशन करती है इन दोनों के रिजल्टेंट S स्टार, कैपिटल S स्टार लेके चले हैं, कैपिटल S स्टार इन दोनों का रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो इसके अराउंड S1 और S2 दोनों प्रिसिशन करती हैं। और जो S है ये क्या है, इनवेरिएंट है, यानी कि फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसके अराउंड इसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है और S1 और S2 दोनों स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो इस रिजल्टेंट के अराउंड स्पिन करते हैं। इसी तरह से जो L1 स्टार है और L2 स्टार है, ये दोनों कैपिटल L जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा कैपिटल L स्टार, इसके अराउंड प्रिसिशन करते हैं। तो इसलिए हम S स्टार और L स्टार दोनों को जो रिजल्टेंट हम निकाले हैं, तो इसके ऊपर लॉ ऑफ कोसाइन लगाएं तो हम S स्टार का स्क्वायर है वो लिख सकते हैं S1 स्टार स्क्वायर प्लस S2 स्टार स्क्वायर प्लस 2 S1 स्टार S2 स्टार कोसाइन ऑफ S1 स्टार S2 स्टार, मतलब कि एंगल बिटवीन S1 स्टार एंड S2 स्टार। ठीक, तो उसका कोसाइन फॉर्म हमने लेना है, तो ये S2 स्टार के लिए होगा। अब इसी तरह से हम L स्टार स्क्वायर है वो भी लिख सकते हैं। L स्टार स्क्वायर क्या होगा, L1 स्टार स्क्वायर प्लस L2 स्टार स्क्वायर प्लस में 2 L1 स्टार L2 स्टार और कोसाइन ऑफ L1 स्टार L2 स्टार, ये होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो L ये है ना इतनी वैल्यू L1 स्टार L2 स्टार कोसाइन ऑफ L1 स्टार L2 स्टार और यहाँ से ये वैल्यू इतनी वैल्यू ये वैल्यू निकाल के हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करें, पहली इक्वेशन के अंदर जिसके अंदर को क्या है S1 स्टार और L1 L2 ये, इसके अंदर अगर वैल्यू पुट करें तो डेल्टा T1 की वैल्यू ये बनेगी, क्योंकि हमने क्या करना है ये पूरी क्वांटिटी साइड सब्ट्रैक्ट में आ जाएगी, बचेगा इस साइड और डिवाइड में 2 आएगा, तो हमने डिवाइड में 2 लिख दिया। तो डेल्टा T1 और डेल्टा T2 की वैल्यू इसमें इसकी वैल्यू यहाँ से पुट करने में, यहाँ से इस इक्वेशन में पुट करने से डेल्टा T1 और डेल्टा T2 की वैल्यू ये दोनों वैल्यूज आएंगी। ठीक है, इसी तरह से जो इन कैपिटल L स्टार और S स्टार है, इनका रिजल्टेंट अगर हम जे लें, जो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम होता है, तो उसके अराउंड जो स्पिन रिजल्टेंट आया है और ऑर्बिटल रिजल्टेंट आया है एंगुलर मोमेंटम का, वो दोनों रिजल्टेंट इनका जे उसके अराउंड प्रिसिशन करते हैं और उसकी हेल्प से हमें मिलता है टर्म सिंबल अलग तरह से, इसलिए हम उसमें एवरेज का केस कंसीडर करते हैं। जिस तरह से वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के केस के अंदर स्मॉल L स्टार और स्मॉल S स्टार यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम उस एक इलेक्ट्रॉन की उन दोनों के रिजल्टेंट जे के अराउंड प्रिसिशन करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे जो कैपिटल L हमने इंट्रोड्यूस किया, कैपिटल L और कैपिटल S, कैपिटल L स्टार और कैपिटल S स्टार जो किसका रिजल्टेंट थे जो L1 और L2 के S1 और S2 के रिजल्टेंट थे, उन ये दोनों रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या निकलेगा, L स्टार और S स्टार का जो रिजल्टेंट हम निकलते हैं J स्टार, ऑर्बिटल रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, दोनों का रिजल्टेंट अगर निकालें टोटल रिजल्टेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टोटल रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम जो J स्टार होता है, तो इस J स्टार के अराउंड ये L स्टार कैपिटल L स्टार और कैपिटल L स्टार ये दोनों प्रिसिशन करते हैं। ठीक है, और ये जो इन प्रिसिशन के कारण जो इंटरेक्शन एनर्जी निकलती है L स्टार और S स्टार के बीच में जो इंटरेक्शन एनर्जी आती है, वो इंटरेक्शन आती है ड्यू टू L1 स्टार की S1 स्टार के साथ इंटरेक्शन और L2 स्टार की S2 स्टार के साथ इंटरेक्शन, क्योंकि L1 स्टार S1 स्टार किसको देंगे, J1 स्टार का रिजल्टेंट और L2 स्टार S2 स्टार J2 स्टार का, यानी कि दो हमें रिजल्टेंट मिलते हैं। ठीक है, J कपलिंग कह देते हैं जिसे। तो इसी तरह से इसमें जो इंटरेक्शन एनर्जी आती है वो इन दोनों टर्म्स की वैल्यू की हेल्प से आती है। तो यहाँ पे हमने 4 टर्म्स लिखी थी, पहली और दूसरी तो हमने निकाल ली, जो थर्ड और फोर्थ टर्म बचती है वो टर्म ये थी डेल्टा T3 और डेल्टा T4 की वैल्यू। ठीक है, तो अब इनके अंदर हमने जो एंगल है L1 का S1 के साथ, L1 स्टार का S1 स्टार के साथ, यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का स्पिन एंगुलर मोमेंटम के साथ, पहले इलेक्ट्रॉन का पहले इलेक्ट्रॉन के ही, तो वो एंगल कंटिन्यूअसली चेंज होता है।
क्योंकि वो किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, प्रिसीशन किसके अराउंड करता है, उन सभी के रिजल्टेंट जे के अराउंड। तो इसलिए जे जो L1S1 का ये जो एंगल है ये चेंज होगा, यानी कि हम कोसाइन का एवरेज लेके चलते हैं। L2S2 का एंगल चेंज होगा, इस इन वेक्टर्स का चेंज होगा, तो हम क्या करते हैं, इसका भी एवरेज लेके चलते हैं। और इन दोनों एवरेज की वैल्यू हम ये लिखते हैं cos L1 स्टार L cos कैपिटल L स्टार S स्टार, यानी कि क्या होगा, पहले कोसाइन का एंगल आएगा किसके साथ, पहले वाले इलेक्ट्रॉन का उन दोनों इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल के रिजल्टेंट के साथ, फिर उसके ऑर्बिटल जो रिजल्टेंट आया, ऑर्बिटल का रिजल्टेंट और स्पिन का रिजल्टेंट, उन दोनों के बीच में एंगल का कोसाइन, और फिर किसका, स्पिन का, उन दोनों के जो स्पिन आई, रिजल्टेंट स्पिन आई, उसका कोसाइन का एंगल किसके साथ, S1 के साथ, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ये L1S1 की पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें। इसी तरह से L2S2 की बात करें तो L2L LS और SS2 लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करने से ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ये पूरी वैल्यू एक बार पुट करके देखो एवरेज, और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये वैल्यू आएगी। क्योंकि हमने क्या करना है, cos L1 स्टार S1 स्टार की वैल्यू ये पुट करनी है, और इसमें से ये जो वैल्यू है cos L स्टार S स्टार, इसमें भी है cos L स्टार S स्टार, तो ये हमने यहाँ पे कॉमन निकाल दिया बाहर। और बाकी जो टर्म बचेगी A3 के साथ बची कौन सी, L1S1 तो थी ही, और ये दो टर्म बचेगी L1 L स्टार और cos S1 S स्टार, ठीक है। इसी तरह से जो सेकंड टर्म है जिसके अंदर A4 वाला है, A4 के अंदर L2S2 तो है ही, जो L2S2 A4 पड़ा है, बाकी बचा था ये cos, इसका एवरेज यानी कि एवरेज ये था, ये दो टर्म्स ओनली ये बचनी चाहिए, cos L2 L और cos S S2, और कॉमन था जो cos L वो हमने बाहर लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने कॉमन लेके इनको ऐड कर दिया। अब हम जो कोसाइन लॉ लगाएं कि L1 स्टार और L स्टार के बीच का जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, L1 स्टार स्क्वायर प्लस L स्टार स्क्वायर माइनस L1 स्टार का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 L1 स्टार कैपिटल L स्टार। इसी तरह से जो कैपिटल L स्टार है, सॉरी ये आएगा L2 स्टार, यहाँ पे हाँ सही नहीं कैपिटल L है। इसी तरह से अगर आप कैपिटल L और कैपिटल S स्टार का एवरेज कोसाइन एंगल निकालो तो वो J स्टार, क्योंकि इनका रिजल्टेंट J है, माइनस में L स्टार का स्क्वायर माइनस में S स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L स्टार S स्टार। इसी तरह से आप इनकी वैल्यू भी पुट कर सकते हो, किसकी वैल्यू, L2 की L के साथ होगी, इसकी इसके साथ होगी, मतलब S की S2 के साथ भी पुट कर सकते हो, और S की S1 के साथ एंगल है वो भी वैल्यू पुट कर सकते हो इन कोसाइन की हेल्प से। अगर वो वैल्यू पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा डेल्टा 3 प्लस डेल्टा 4 की वैल्यू वो कुछ इस तरह से आएगी। अब जो एवरेज कोसाइन वाली वैल्यू पुट करने के बाद जो डायरेक्ट रिजल्ट हमें मिलता है डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 का, वो डायरेक्ट रिजल्ट निकला हो उसको पूरा सॉल्व करने के बाद अगर आप करके देखना चाहो ये रिजल्ट, तो अभी वाले जो स्टेप मैंने किए जिससे जैसे जैसे बताया आप वो करोगे तो आपका ये रिजल्ट है वो आ जाएगा डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 की वैल्यू यही मिलेगी आपको। तो A3 L1 स्टार स्क्वायर प्लस L स्टार स्क्वायर माइनस L2 स्टार का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2L स्टार का स्क्वायर मल्टीप्लाई में है S स्टार का स्क्वायर प्लस कैपिटल S स्टार का स्क्वायर प्लस S1 स्टार स्क्वायर माइनस S2 स्टार स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 कैपिटल S स्टार का स्क्वायर, और प्लस में ये पूरी क्वांटिटी, ठीक है। इसके साथ में ये भी क्वांटिटी थी जो किसका एवरेज था, कोसाइन ऑफ कैपिटल L स्टार और कैपिटल S स्टार, तो इसकी वैल्यू हमने ये पुट की थी, ठीक है। इसकी वैल्यू ये पुट करने के बाद अगर हम ये जो पूरी क्वांटिटी है A3 के साथ वाली, ये पूरी क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी, इसको एक कांस्टेंट का नाम दे दें, इसका नाम से अल्फा 3 को, ठीक है। और ये जो सेकंड क्वांटिटी है A4 के साथ वाली, इसे हमने नेम दे दिया अल्फा 4, ठीक है। तो मतलब कि क्या हुआ, 2 तो हमने आगे लिख लिया 1/2, A3 के साथ ये अल्फा 3 आ गया, और A4 के साथ में ये अल्फा 4 आ गया, और बाकी जो ये पूरी क्वांटिटी पड़ी थी ये एज इट इज यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर जो L1 कह रहे हैं हम, L1 S1 कैपिटल L कैपिटल S L2 S2, ये जो जितने भी क्वांटम नंबर हम कह रहे हैं ये सारे के सारे अगर फिक्स्ड हैं, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, तो जो ये कांस्टेंट आया है A3 A4 और अल्फा 3 अल्फा 4, यानी कि इनकी जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है ये एक कांस्टेंट से हम रिप्लेस कर सकते हैं कैपिटल A से, ठीक है। तो इसको हमने कैपिटल A से रिप्लेस कर दिया, यानी कि ये पूरी क्वांटिटी थी जो, इसे हमने कैपिटल A से रिप्लेस करने पे हमने क्या लिख दिया, A इधर आ गया और ये J स्टार, ये पूरी क्वांटिटी ये सेम टू सेम लिख दी, और 1/2 ये 1/2 बात पड़ा था वो लिख दिया। तो डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 की वैल्यू आ गई 1/2 इंटू A इंटू J स्टार का स्क्वायर माइनस L स्टार स्क्वायर माइनस S स्टार का स्क्वायर। अगर फाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात करें तो फाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू T0 माइनस डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 माइनस डेल्टा T3 माइनस डेल्टा T4। अलग अलग इंटरेक्शन की हेल्प से जितनी इंटरेक्शंस आई उन सभी की एनर्जी हमने उसके हाइपोथेटिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी से माइनस कर दी।
तो हमें क्या मिलेगा, उसका फाइन स्ट्रक्चर टर्म फॉर्मूला मिलेगा। तो फाइन स्ट्रक्चर टर्म फॉर्मूला TO क्या है, एक हाइपोथेटिकल यानी कि इमेजिनरी कह सकते हो आप, हाइपोथेटिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पॉजिटिव और नेगेटिव डिफाइन करता है। स्पेक्ट्रा पॉजिटिव में है या नेगेटिव के अंदर है, मतलब कि अगर ये हाइपोथेटिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो इसके नीचे अगर नेगेटिव कंसीडर करते हो तो ऊपर इसके पॉजिटिव होगा, अगर आप ऊपर पॉजिटिव कंसीडर करते हो, नेगेटिव कंसीडर करते हो ऊपर, तो नीचे पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यही तो हाइपोथेटिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अब हाइपोथेटिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हेल्प से अगर आप ड्रॉ करना चाहिए कोई भी स्ट्रक्चर, तो देखिए ड्रॉ किस तरह से होगा। आप इसको इंटरेक्शन, ये तो पूरे एनर्जी की डेरिवेशन थी। अब हमने निकालना है एग्जांपल की हेल्प से। एग्जांपल अगर आप देखोगे तो एग्जांपल से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा भी किस तरह से टर्म सेपरेशन की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है और जो हमें स्पेक्ट्रा मिल रहा है वो किस तरह से स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, तो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का केस कंसीडर कर रहे हैं, जो कि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सेल के अंदर है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एस सब सेल के अंदर है। पी सेल और एस सेल यानी कि पीएस स्टेट का केस है वो कंसीडर करेंगे। इसके लिए L1 की वैल्यू क्या होगी, P के लिए 1 होगी और S के लिए L1 की वैल्यू L2 की वैल्यू 0 होगी। अभी देखते हैं इसका एग्जांपल अगर एक्सप्लेन करते हैं, एग्जांपल किस तरह से जानेंगे। अब हम जो LS कपलिंग कहती है, LS कपलिंग के अंदर एग्जांपल की हेल्प से स्टडी करते हैं कि जिसके अंदर हमें क्या जानना है, इंटरेक्शन एनर्जी की, और जो स्पेक्ट्रा हमें मिल रहा है उसके अंदर इंटरेक्शन एनर्जी कितनी होगी, यानी कि टर्म सेपरेशन कितना होगा। ठीक है, तो हम केस कंसीडर करके चलते हैं PS कॉन्फ़िगरेशन का। PS कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल के अंदर है और दूसरा इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल के अंदर है, या फिर S सब सेल के अंदर है, P सब सेल के अंदर है। तो P के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑर्बिटल का। ऑर्बिटल का केस L1 क्या होगा, 1 होगा, और L2 की वैल्यू S के अंदर है तो 0 होगी। तो L1 1 L2 0 ये लिखा है। कैपिटल L क्या होगा, L1 प्लस L2 का समेशन होता है, रिजल्टेंट होता है, जो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब ये P टर्म होगी, यानी कि हमें क्या मिलेगा, P टर्म L रिजल्टेंट ऑर्बिटल की वैल्यू आई है 1, यानी कि स्पेक्ट्रा हमें P टर्म मिलेगा। यानी कि इसका मतलब क्या है P टर्म का, कि जो हम और एलिमेंट की बात कर रहे हैं उसका टर्म सिंबल हम P से डिनोट करेंगे। सेकेंड स्पिन की बात करें तो स्पिन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की सेम होगी 1/2, तो रिजल्टेंट स्पिन मिलेगी या तो इन दोनों का ऐड या फिर इनका सब्ट्रैक्ट। तो ऐड करेंगे तो 1 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो फॉर S इज इक्वल टू 0 हमें सिंगलेट मिलेगा, क्योंकि 2S प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो 1 आएगी, वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है, यानी कि मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, सिंगलेट में होगी। इसी तरह से अगर S की वैल्यू 1 पुट करते हो तो ट्रिपलेट मिलेगा। ठीक है, ट्रिपलेट के अंदर क्या होगा, J की 3 अलग अलग वैल्यूज होगी, जिसके लिए एनर्जी भी अलग अलग होगी। ठीक है, तो सिंगलेट के लिए J की वैल्यू ओनली 1 मिलेगी, जो क्या है, सिंगलेट J की वैल्यू 1 है, यानी कि स्टेट हमें सिंगलेट 1 ही मिलेगी, क्योंकि रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट क्या डिफाइन करता है कि आगे स्पेक्ट्रा कितने के अंदर फर्दर स्प्लिट हो रहा है, और वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की हेल्प से हमें पता चलता है। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी सिंगलेट आ रही है तो यानी कि J की वैल्यू 1 आएगी, अगर S की वैल्यू 1 आ रही है तो ट्रिपलेट मिलेगा, यानी कि J की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, तो J इज इक्वल टू 0 1 2 ये 3 वैल्यूज होगी। कहां से कहां तक होती है J की वैल्यू, J की वैल्यू हम लिखते हैं मोड ऑफ L प्लस S से लेकर मोड ऑफ L माइनस S तक, बीच में सारी वैल्यू L प्लस S माइनस 1 और फिर L प्लस S माइनस 2, इस तरह से। जो पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिफाइन किया था J की वैल्यू, L की वैल्यू, S की वैल्यू, सारा बहुत अच्छे से डिटेल के अंदर स्टडी किया हुआ है पिछला लेक्चर। अगर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा आसानी से कि J की वैल्यू और L की वैल्यू किस तरह से आई है सारी। ठीक है, तो अब इसके अंदर J सिंगलेट स्टेट के लिए हम निकालते हैं। सिंगलेट के लिए टर्म सिंबल क्या होगा, टर्म सिंबल पिछले लेक्चर के अंदर हमने निकालने सीखा था। तो टर्म सिंबल स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 होगी, L की वैल्यू 1 है तो P होगा, और ये सिंगलेट के लिए J की वैल्यू 1 है तो 1P1। ट्रिपलेट के केस के लिए दूसरा टर्म सिंबल मिलेगा, जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि S की वैल्यू उसके अंदर 1 पुट करेंगे तो 2S प्लस 1 2 प्लस 1 3 होगा। ठीक है, S की वैल्यू 1 होगी तो 2S प्लस 1 ये 3 हो गया, और टर्म L की वैल्यू 1 है तो उसके लिए P, और J की वैल्यू 3 हो रही है तो 0 1 2 3, यानी कि इसके 4 सिंबल यहाँ पे बनेंगे, और एक ये 5 स्पेक्ट्रल लाइंस हमें इसके अंदर मिलेंगी, 5 मल्टीप्लेट मिलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अगर T1 और T2 का जो ऐड है, समेशन है, टर्म सिंबल हमें किसको डिफाइन करता है, S1 की S2 के साथ कपलिंग और L1 की L2 के साथ कपलिंग। ये हम पहले पढ़ चुके हैं T1 और T2। और जो दूसरा था T3 और T4 वो किसकी डिफाइन करता है, S1 की L1 के साथ कपलिंग और S2 की L2 के साथ कपलिंग, या फिर L1 की S1 के साथ, उल्टा भी लिख सकते हो आप, L1 की L2 के साथ, L1 की S1 के साथ या L2 की S2 के साथ। ठीक है, जो कि सेम इलेक्ट्रॉन की होती है इंटरेक्शन, तो वो थर्ड और फोर्थ। बट जो अपोजिट की स्पिन होती है, दो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन की इंटरेक्शन और दो इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल की इंटरेक्शन, वो प्रीडोमिनेट करती है, यानी कि उसका ज्यादा इफेक्ट होता है, उसका ज्यादा क्या होता है, प्रभाव होता है। ठीक है, इन दोनों बजाय की जो तीसरी और चौथी कंडीशन थी उसकी बजाय। ठीक है, तो इसमें हमने T1 प्लस डेल्टा T2 निकाला है, इसके अंदर क्या निकलेगा 1/2 A1। ये कौन सी स्टेट के लिए है,
सिंगलेट स्टेट के लिए, सिंगलेट स्टेट जिसके अंदर हमने निकाली है वैल्यू कि A1 इसके अंदर S की वैल्यू 0 पुट करते हो तो सिंगलेट के लिए आएगी, और S की वैल्यू 1 पुट करते हो तो ट्रिपलेट के लिए वैल्यू आएगी। यानी कि हाइपोथेटिकल सेंटर, जो हाइपोथेटिकल सेंटर लेके चल रहे हैं ना हम, जो अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हाइपोथेटिकल जो सेंटर है, हाइपोथेटिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी T0, तो इसके ऊपर और नीचे सिंगलेट और ट्रिपलेट मिलेगा। ठीक है, और सिंगलेट इसके ऊपर होगा या ट्रिपलेट होगा, ये बाय कन्वेंशन हम ये लिखते हैं कि सिंगलेट हमेशा सिंगलेट स्टेट ट्रिपलेट के अबव रहती है। यानी कि इस हाइपोथेटिकल सेंटर के ऊपर तो हमें मिलेगा सिंगलेट स्टेट और इसके नीचे मिलेगी आगे ट्रिपलेट स्टेट। ट्रिपलेट स्टेट यानी कि एक आगे फर्दर 3 के अंदर डिवाइड हुई होंगी। ठीक है, इस तरह से डायग्राम मिलेगा। अभी डायग्राम इसका ड्रॉ करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो T1 प्लस डेल्टा T2 माइनस 3A1/4 यानी कि हाइपोथेटिकल सेंटर से अबव सिंगलेट स्टेट मिलेगी, वो कितनी दूरी पे होगी, माइनस 3A1/4। ठीक है, और जो दूसरा आता है T1 प्लस T2 ट्रिपलेट स्टेट के लिए, जिसके अंदर हमने S की वैल्यू 1, L की वैल्यू 1, L2 की वैल्यू 0 और कैपिटल L की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करोगे ना, टर्म सिंबल ये T1 प्लस T2 हमने पहले निकाल रखी है, कोई भी फॉर्मूला किया था, उसके अंदर सिंपल वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। S की वैल्यू, S1 की वैल्यू, S2 की वैल्यू पुट करने के बाद ये इन दोनों का समेशन है वो आ जाएगा, और इन दोनों का समेशन का रिजल्ट है मैंने सिंगलेट और ट्रिपलेट दोनों के लिए रिजल्ट सीधा लिख दिया है। डेरिवेशन करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो T1 प्लस T2 की वैल्यू ये आई, ये ट्रिपलेट स्टेट के लिए यानी कि ये A1/4, यानी कि हाइपोथेटिकल सेंटर से जो ट्रिपलेट स्टेट मिलेगी वो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, A1/4 होगी, और अबव वाली माइनस 3A1/4 होगी। ठीक है, अब फर्दर आगे फर्दर ट्रिपलेट के अंदर स्प्लिट होगी, इनके बीच की इन जो टर्म सेपरेशन आएगी वो हमें मिलेगी कहां से कहां तक, T3 और T4 की हेल्प से, डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 की हेल्प से। अब वो भी कैलकुलेट करते हैं और साथ में डायग्राम है वो भी बना दूंगा। अब जो दोनों इलेक्ट्रॉन की जो इंटरेक्शन है वो किसके बीच में होगी, सेल्फ के बीच में, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का खुद का ऑर्बिटल और खुद की स्पिन के साथ इंटरेक्शन करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन खुद की ऑर्बिटल और दूसरे अपने खुद की स्पिन के साथ इंटरेक्शन करेगा। तो उसकी वजह से जो हमें इंटरेक्शन एनर्जी मिलती है, इंटरेक्शन सेपरेशन, टर्म सेपरेशन मिलती है, वो थर्ड और फोर्थ जो टर्म सेपरेशन हमने निकाली थी उन दोनों का समेशन से निकलेगी। तो 1/2A इंटू J स्टार स्क्वायर माइनस L स्टार स्क्वायर माइनस S स्टार स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने सिंपल वैल्यू पुट करनी है, कैपिटल L की वैल्यू 1 निकाली, कैपिटल S की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि हमें ये ट्रिपलेट के अंदर तभी स्प्लिट होगी। ठीक है, तो ट्रिपलेट के अंदर स्प्लिट हो रही है तब उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 होगी और S की वैल्यू 1 होगी, तभी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो 3 होगी। तो उस केस के लिए हमें वैल्यू मिलेगी J की वैल्यू, वो 3 मिल रही है, 0, 1 और 2। अगर अब 3 अलग अलग वैल्यू पुट कीजिए, इसके अंदर J की वैल्यू एक बार 0 पुट कीजिए, एक बार 1 पुट कीजिए, एक बार 2 पुट कीजिए, तो डेल्टा 3 प्लस डेल्टा 4 की वैल्यू है वो अलग अलग आएगी। L और S है वो तो सेम रहने हैं, 1 1 रहने हैं, बट इनकी वैल्यू अगर पुट करने के बाद 0 1 2 पुट करने के बाद डेल्टा 3 प्लस डेल्टा T4 निकालोगे तो एक बार निकलेगी -2A, एक बार निकलेगी -A और एक बार निकलेगी A। ठीक है, अब ये तीनों वैल्यूज डिफाइन करती हैं फर्दर जो स्प्लिट हो रही है ट्रिपलेट के अंदर स्पेक्ट्रा लाइन, उनकी टर्म सेपरेशन। अब डायग्राम बनाओगे तब आपको पता चलेगा कि भी ये टर्म सेपरेशन किस तरह से आई। पहली बात तो सबसे पहले तो आपने ड्रॉ करना है हाइपोथेटिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको टर्म सेपरेशन T और T0 से डिनोट करते हैं। अब इसके ऊपर और नीचे बनेगी ट्रिपलेट और सिंगलेट। ऊपर हमेशा, इसके अबव हमेशा क्या बनेगी, सिंगलेट स्टेट बनेगी, और इसके नीचे बनेगी हमेशा ट्रिपलेट। ये मतलब ये होता है कि जो ट्रिपलेट स्टेट हमें है, जो मल्टीप्लेट स्टेट होती है, उसके अबव हमेशा उसकी एनर्जी हाई होती है सिंगलेट से। उस मतलब कि ट्रिपलेट की एनर्जी कम होती है, बट जो सिंगलेट स्टेट है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। बट टर्म सेपरेशन है वो नेगेटिव लेके चल रहे हैं, ऊपर बनाना है, तो हम ऊपर वाली साइड हमारी वैल्यू आई थी, कितनी वैल्यू आई थी, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 की वैल्यू सिंगलेट के लिए -3A1/4 आई थी। ठीक है, सही यही थी, और उसकी आई थी A1/4, इतनी सी शायद, आप चेकआउट कर लेना, अगर गलत हुई तो कोई बात नहीं। अब जो दूसरी बनेगी वो कितनी बनेगी, इस तरह से कि ये वाली डिस्टेंस तो यहाँ तक यहाँ होगी A1/4 और ऊपर वाली होगी -3A1/4। नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर नहीं है, बट चक्कर ये है कि ट्रिपलेट है या सिंगलेट है। सिंगलेट हमेशा हाइपोथेटिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर बनेगी और ट्रिपलेट हमेशा नीचे बनेगी। तो ट्रिपलेट है वो इसके नीचे बनेगी, यानी कि ये फर्दर आगे स्प्लिट होगी किसके अंदर, 3 लाइंस के अंदर। एक लाइन ये होगी, दूसरी ये होगी और तीसरी ये होगी। ये 3 लाइंस मैंने बना दी। अब जो ऊपर वाली थी ये कौन सा टर्म सिंबल था, जिसके अंदर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 थी और P स्टेट है और J की वैल्यू भी 1 थी। ठीक है, और ये जो 3 आगे फर्दर स्प्लिट हो रही है, जिसके अंदर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 है और एक P की वैल्यू 0 होगी, एक 3P की वैल्यू 1 होगी और एक 3P की वैल्यू 2 होगी। ये होगी ना 0 0 1 2। अब 0 के लिए -2A, तो वो अलग अलग होगी। अब किस तरह से होगी,
अब इसके लिए ये हाइपोथेटिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक प्रकार से काम कर रहा है, यानी कि जो स्प्लिटिंग है वो नीचे, जो हम इसमें जो ट्रिपलेट होगी उसमें नेगेटिव नीचे लेके चलेंगे, बट जो पॉजिटिव होगी उसे ऊपर लेके चलेंगे। यानी कि ए किसके लिए है, 2 के लिए है, A2 के लिए है, यानी कि 3p2 है, ये सबसे ऊपर आएगा और उसके नीचे सबसे नीचे 0 आएगा और फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, ठीक है। यानी कि 3p1 स्टेट, ये तो इसके हाइपोथेटिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर यहाँ पे ये बना के चले हम, ये हाइपोथेटिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ये ट्रिपलेट बनेगी, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक अलग होगा ट्रिपलेट स्टेट का। तो अब ये वाली स्टेट है, ये 3p1 है, जो इस सेंटर से नीचे वाली, सबसे नीचे वाली किस डिस्टेंस पे है, -2a पे, फिर है a पे, माइनस का a पे, और फिर है a पर, यानी कि इसके ऊपर a डिस्टेंस पे 3p2। तो इस तरह से आप इसका इंटरेक्शन एनर्जी का डायग्राम है एलएस कपलिंग में पीएस केस का, वो ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कोई और केस करना चाहो पीडी का, या तो उसके अंदर पीडी का केस भी कर सकते हो, जिसके अंदर L1 L2 की वैल्यू चेंज होना नहीं है, और आपने क्या करना है, उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखनी है, और हमने हाइपोथेटिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अबव या नीचे वो डायग्राम बना देना है, ठीक है। तो उससे ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार प्रैक्टिस आउट करोगे तो आपको आसानी से और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये पीएस कॉन्फ़िगरेशन की बात हुई। अब इससे ए की वैल्यू है वो भी निकाल सकते हो, किस तरह से कि ए की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, A3 अल्फा 3 और प्लस में A4 अल्फा 4, यही वैल्यू थी ना, और जिसके अंदर ए, तो अल्फा 3 और अल्फा 4 की वैल्यू पुट कीजिए, उसके अंदर ए जो आएंगे L S J I, जो L1 L2 वगैरह आएंगे, जो कोफिशिएंट्स आएंगे, एंगुलर मोमेंटम आएंगी, उनकी वैल्यू पुट करने के बाद हम ए की वैल्यू है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू एक प्रकार का कांस्टेंट ही है। तो आज के लेक्चर में हमने इंटरेक्शन एनर्जी फॉर एलएस कपलिंग स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरेक्शन एनर्जी फॉर जेजे कपलिंग जानेंगे, जिसके अंदर हम इसी तरह से एग्जांपल स्टडी करके जेजे कपलिंग का डायग्राम, इंटरेक्शन डायग्राम है जिसमें टर्म सेपरेशन है स्पेक्ट्रा का, वो जानेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। जो बेसिक फिजिक्स के लेक्चर हैं वो रेगुलर अपलोड होते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन में भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन है वो रेगुलर मिलते रहें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।